हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों जो है H1B वीज़ा बहुत ज़्यादा चर्चा में था, आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ H1B वीज़ा। तो आज हम लोग H1B वीज़ा के बारे में समझेंगे और मुद्दा क्या है, यूपीएससी में क्या पूछा जा सकता है, ये सारी चीज़ें आज कवर करने वाले हैं। तो H1B वीज़ा अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका ने H1B वीज़ा पर फीस बढ़ा दी है। यानी जो भी नए आवेदक होंगे उस पर अब $1,00,000 समझ रहे हो, $1,00,000 का जो है इस पर आवेदन शुल्क लगेगा। तो आवेदन शुल्क $1,00,000 का मतलब अगर इंडियन रुपये में चेंज करोगे इसको समझे तो $1,00,000 को अगर आप जो है इंडियन रुपये में लगभग चेंज करोगे तो 88 लाख रुपए नए आवेदक को देने होंगे। किसके लिए? H1B वीज़ा के लिए। तो यही मेन मुद्दा था कि H1B वीज़ा जो है इस पर फीस हाइक हुई है, फीस मतलब बढ़ाई गई है। तो इससे क्या प्रभाव होगा और H1B वीज़ा है क्या, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी अभी H1B वीज़ा के बारे में जानते ही नहीं होंगे। तो पहले H1B वीज़ा समझेंगे और इसका क्या प्रभाव हो सकता है ये समझेंगे। और दूसरा, कुछ प्रमुख आंकड़े हैं जो पिछले वर्षों में H1B वीज़ा के बारे में हमें जानकारी देते हैं, तो उनको भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो वर्तमान प्रसंग अगर आप देखोगे तो H1B वीज़ा का फीस हाइक यानी जो है इसकी फीस बढ़ा दी गई है। जो आवेदन फीस होती है ना, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में आप जो रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उसकी फीस लगती है आवेदन के लिए, ठीक उसी तरीके H1B वीज़ा के लिए जो आवेदन फीस लगती है उसको बढ़ा दिया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। तो ये H1B वीज़ा है क्या? तो आपको पता ही होगा, वीज़ा एक तरीका क्या होता है, अधिकार पत्र होता है। जैसे भारत सरकार भी वीज़ा जारी करती है विदेशियों के, किसके लिए? जैसे पर्यटन वीज़ा हो गया। ठीक, वीज़ा कई तरीके के होते हैं ना, जैसे एक व्यापार के लिए होता है, व्यापार संबंधी अगर कोई व्यापार करना चाहता है भारत में विदेशी आकर के तो उसके लिए एक वीज़ा हो गया, वर्क वीज़ा होता है। इसकी तरफ पर्यटन वीज़ा, ठीक, और भी कई तरीके के वीज़ा होता है। अधिकारिक वीज़ा, जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी या किसी देश का जो है अधिकारी अगर यहाँ आता है, अधिकारी या उस देश का कोई जो है राजनेता आएगा तो उसके लिए अधिकारी वीज़ा जारी होता है। तो इस तरह से वीज़ा जारी होते हैं। तो उसी में से एक जो वीज़ा होता है वर्क वीज़ा, जो काम करने के लिए दिया जाता है अलग अलग देशों में। तो वर्क वीज़ा अमेरिका का भी ये H1B वीज़ा यही वर्क वीज़ा ही है। समझ पा रहे हो? तो अभी समझते हैं H1B वीज़ा है क्या। तो वीज़ा एक तरीके का क्या होता है, अधिकार पत्र होता है कि हम अपने देश में अनुमति दे रहे हैं। अनुमति पत्र समझ लीजिए कि एक तरीके का अनुमति पत्र है। अनुमति पत्र जो संबंधित देशों को अपने देश में आने की अनुमति देता है। तो यही है वीज़ा। ठीक है, तो H1 वीज़ा है क्या? H1B वीज़ा अमेरिका का एक वर्क वीज़ा है। वर्क वीज़ा मैंने आपको बताया ना, वीज़ा कई तरह के होते हैं, तो उसमें से एक वीज़ा क्या है, H1B वीज़ा। ये एक वर्क वीज़ा है। अभी आपको समझ में आ जाएगा H1B वीज़ा के बारे में पूरा, आप ध्यान से सुन लो तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो H1B वीज़ा अमेरिका का एक वर्क वीज़ा है। मतलब क्या है, ये परमिट है, मैंने बताया ना, अनुमति परमिट है, जिसके जरिए दूसरे देशों के लोग, जैसे भारत से इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, IT प्रोफेशनल अमेरिका जाकर वहाँ की कंपनियों में काम कर सकते हैं। कहने का मतलब एक तरीके से परमिट होता है, यानी अनुमति अमेरिका जो है इसको परमिट करता है। किसके लिए? ताकि उसके पास बाहरी देशों से वर्क करने के लिए लोग आ सकें, यानी स्किल्ड लोगों के लिए ये जारी करता है। तो अब ये जारी क्यों करता है, क्यों H1 वीज़ा क्यों जरूरी है, इसको भी समझ लेते हैं। तो आप एक बार फिर से इसको समझ लो, H1 वीज़ा क्या है, एक वर्क वीज़ा है। ठीक, और ये एक तरीके का परमिट है। परमिट किसके जरिए? जिसके जरिए मतलब इसी H1B वीज़ा के जरिए दूसरे देशों के लोग अब जैसे एग्जाम्पल समझो कि भारत से अगर अमेरिका जा रहा है कोई, तो इंजीनियर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकता है, IT प्रोफेशनल भी हो सकता है। तो अमेरिका जाकर वहाँ की कंपनियों में काम कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्यों जारी किया जाता है? अब ये प्रश्न है कि इसे जारी क्यों किया जाता है। ठीक है, तो अमेरिका की कई कंपनियों को ज़्यादा पढ़े लिखे और स्किल्ड लोग चाहिए, यानी कौशल से भरपूर लोग चाहिए उनको। तो वहाँ क्या होता है कि अमेरिका में, आपको पता ही हो अमेरिका की आबादी कितनी है, अमेरिका की आबादी लगभग 40 करोड़ के आसपास है, 40 करोड़ के आसपास। ठीक है, और उनको जैसे मान लीजिए स्किल्ड चाहिए, वहाँ की कंपनियों को स्किल्ड लोग चाहिए, स्किल्ड। ठीक, तो स्किल्ड लोगों के लिए वो एक ये करता है कि अगर अमेरिका में ही लोगों को अगर वो जॉब देने लगेगा तो अमेरिका में कई सारे जो जॉब्स होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, सस्ते देशों जैसे भारत में अमेरिका के मुकाबले कम पैसों में अच्छा स्किल मिल जाता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि यहाँ के लोगों को स्किल लोगों को अपने यहाँ कंपनियों में रखते हैं। ठीक है, तो अमेरिका की कई कंपनियां ज़्यादातर पढ़े लिखे, और एक बात ये भी है कि अमेरिका में कम स्किल्ड होने, मतलब कि इतनी जनसंख्या कम है वहाँ पे भारत की अपेक्षा देखोगे तो, क्योंकि उनके पास काम ज़्यादा है, 40 करोड़ की जनसंख्या, लेकिन उनके पास स्किल्ड वर्कर कम है। ठीक है, तो स्किल्ड वर्कर कम है, तो स्किल्ड वर्कर को लाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, भारत जैसे देशों से इंजीनियर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, रिसर्चर हो गया, इनको अपने यहाँ कंपनियों में काम करने के लिए रखते हैं। और इसी के लिए वो लोग अमेरिका से क्या करते हैं, H1B वीज़ा दिलवाते हैं। किसको? किसी भारतीय नागरिक को, कि वो जो है वहाँ पर काम करने के लिए आ सके। ठीक है, तो H1B वीज़ा एक तरीके का क्या है, वर्क वीज़ा है, जो परमिट देता है कहाँ पे, अमेरिका में रह करके काम करने के लिए। तो अमेरिका कई कंपनियों को ज़्यादा पढ़े लिखे, अमेरिका की कई कंपनियां हैं उनको ज़्यादा पढ़े लिखे और स्किल्ड लोग
जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, रिसर्चर की ज़रूरत होती है। लेकिन कभी कभी अमेरिका के अंदर इतने लोग उपलब्ध नहीं होते। अब मान लीजिए उनको चाहिए 100 स्किल्ड लोग, ठीक है। अब 100 में से मान लीजिए 45 उनके पास हैं, यूएसए में हैं, लेकिन अभी 55 और चाहिए, तो 55 कहाँ से लेकर के आएंगे। और स्किल भी चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि यूएसए में सारे लोग स्किल्ड हैं, ठीक है। तो स्किल्ड लोग चाहिए तो वो फिर बाहरी देश से अपने यहाँ बुला लेते हैं स्किल्ड लोगों को। तो ऐसा करने के लिए तब वे दूसरे देशों से टैलेंट बुलाते हैं, ठीक है। इसके लिए वे H1B वीज़ा दिलवाते हैं। समझ पा रहे हो, H1 वीज़ा इसीलिए दिलवाते हैं। अब उदाहरण इसका समझ लोगे तो उदाहरण से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। मान लो अमेरिका में गूगल या माइक्रोसॉफ्ट है, आपको पता होगा गूगल भी एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट भी एक कंपनी है, ठीक है। उन्हें AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उन्हें AI पर काम करने के लिए अच्छे इंजीनियर चाहिए। अब AI तो सबको आता नहीं होगा, मान लीजिए आपने नाम सुना, लेकिन इससे काम कैसे कराना है, इसको जो है किस तरह से यूज करना है, इसके लिए स्किल्ड चाहिए ना। तो अच्छे इंजीनियर चाहिए। तो AI इस पर काम कराने के लिए, अच्छे वर्करों के लिए क्या करेगा अमेरिका, तो अमेरिका ये करेगा कि दूसरे देशों से स्किल्ड लोगों को अपने यहाँ बुला लेगा, ठीक है। लेकिन अमेरिका में उतने लोग नहीं मिल पा रहे हैं। अब यहाँ जैसे देखो, मान लो उनको स्किल्ड लोग चाहिए, लेकिन अमेरिका में यानी यूएसए में इतने लोग है ही नहीं कि वो स्किल्ड हो, तो वो क्या करेगा, दूसरे देशों से बुला लेगा। तो अब कंपनी भारत में रवि नाम के इंजीनियर को नौकरी देती है, ठीक। रवि को अमेरिका जाकर काम करने की इजाज़त तभी मिलेगी जब उसके पास H1 वीज़ा होगा, यानी उसको इजाज़त तभी मिलेगी जब H1B वीज़ा उसके पास होगा। समझ पा रहे हैं। यानी H1 वीज़ा क्या है, अमेरिका का निमंत्रण पत्र भी है प्लस परमिट भी है। इसी तरीके काम करता है, मतलब ये परमिट भी है और एक तरीके निमंत्रण पत्र भी होता है कि हमारे यहाँ आइए, हम आपको परमिट दे रहे हैं और हमारे यहाँ जो है अच्छी तरीके से काम करिए। तो वही लिखा है यहाँ पे कि H1B वीज़ा क्या है, अमेरिका का निमंत्रण पत्र प्लस परमिट है, ताकि रवि वहाँ जाकर कानूनी रूप से नौकरी कर सके, ठीक है। मतलब अवैध नहीं होगा। अगर H1 वीज़ा किसी के पास है तो वो अवैध नहीं माना जाएगा, बल्कि वैध रूप से यानी कानूनी रूप से वो वहाँ जाकर काम कर सकता है, ठीक है। फिर आसान थोड़ी सी तुलना समझते हैं, थोड़ी सी तुलना करके, ये उदाहरण ही है, लेकिन जैसे मान लीजिए नया एस्पायरेंट्स है तो उसको ये उदाहरण से आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे स्कूल में अगर फुटबॉल टीम बनानी हो, किसी स्कूल में, एक स्कूल है उसमें अगर फुटबॉल टीम बनानी हो और अपने स्कूल में अच्छे खिलाड़ी कम हो, तो प्रिंसिपल कहे पड़ोस के स्कूल से भी कुछ खिलाड़ी बुला लो। मतलब अगर प्रिंसिपल को लगे कि हमारे यहाँ जो है अच्छे स्किल्ड या कह सकते हो अच्छे खिलाड़ी नहीं, तो प्रिंसिपल क्या करेगा कि बगल वाले स्कूल से या पड़ोस के स्कूल से 1-2 खिलाड़ी मंगा सकता है और उन्हें हमारी यूनिफॉर्म पहनाकर खेलने दो। अब ये इस स्कूल को मान लीजिए A स्कूल है, इसमें जो है 10 फुटबॉलर चाहिए, 10 फुटबॉलर चाहिए, इसमें से 8 तो उस स्कूल में लेकिन 2 नहीं है। तो ये A स्कूल क्या करेगा, किसी B स्कूल से 2 फुटबॉलर को बुला लेगा, उनको अपने स्कूल की यूनिफॉर्म या अपने टीम की यूनिफॉर्म पहना करके खिला लेगा, तो 10 यूनिफॉर्म हो जाएंगे, मतलब 10 खिलाड़ी हो जाएंगे। तो ये जो 2 लोग हैं ये बाहर से बुलाए गए हैं, बाहर से मतलब दूसरे स्कूल से। तो ठीक यही 2 लोग क्या है, ये H1B वीज़ा पर यानी H1B वीज़ा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं। इसी तरीके वही लिखा है, बिल्कुल वैसे ही अमेरिका H1B वीज़ा देकर दूसरे देशों से टैलेंट बुलाता है। तो इन 8 लोगों के पास टैलेंट था, लेकिन 2 की और जरूरत थी, तो हमने बाहर से बुला लिया, दूसरे स्कूल से बुला लिया। तो ठीक है, अमेरिका भी ऐसे करता है कि अमेरिका में 10 लोग चाहिए, 8 लोग उसके पास हैं, 2 लोग और चाहिए, तो क्या करेगा, बाहर से अपने स्किल्ड लोगों को बुला लेगा, ताकि उनका जो है प्रोडक्शन भी उच्च बना रहे। उनका एक ये भी आपको पता होगा कि अमेरिका क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, टैलेंट यानी बाजार ही सब कुछ तय करेगा। तो बाजार कब तय होगा, जब टैलेंट होगा या स्किल्ड चीजें होंगी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है, टैलेंट या कह सकते हो स्किल। जिसके पास स्किल होगी वही कंपनी मार्केट में नंबर 1 पे रहेगी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यही चीज है कि जब तक स्किल्ड या अच्छे मार्केटिंग अच्छी चीजें नहीं होंगी, तब तक वो बाजार में रुक नहीं पाएगा। इसी स्किल के लिए वो लोग बाहर से वर्कर बुलाते हैं, स्किल्ड वर्कर, ठीक है। उसी के लिए H1B वीजा जारी किया जाता है। अब कुछ आंकड़े हैं H1B वीजा के बारे में। आंकड़े क्या कहते हैं, अभी आपको पता होगा कि भारत में H1B वीजा के लिए जो अप्लाई होते थे, H1B वीजा, वो अब कम हो गया। मतलब अब लोग जो है H1B वीजा के लिए अप्लाई बहुत कम कर रहे हैं। तो इसको आंकड़े समझो क्या हो रहा है। भारतीय IT कंपनियां जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, SCL, टेक महिंद्रा, LTI, मिंडिट्री, इस तरह की कंपनियां जो IT कंपनियां हैं, आपको पता होगा IT कंपनियां अब भी अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजने के लिए H1 वीजा पर निर्भर है। मतलब ये जो कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियां, ये जो है अपने वर्करों को या अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजने के लिए H1B वीजा पर निर्भर है, ठीक। लेकिन पिछले 6 से 8 सालों में उनका ये निर्भरता धीरे धीरे कम हुई है। अब ये कम हो रही है, मतलब ये लोग जो है H1B वीजा अपने वर्करों को नहीं दिलवा रहे हैं। तो ये कम हो रही है धीरे धीरे, पिछले 8 से 10 वर्षों में ये चीजें कम हुई है H1B वीजा, ठीक है। डेटा क्या कह रहा है कि 2016 में 43,860 आवेदन हुए थे, लेकिन उसमें से वीजा कितने लोगों को मिले, 8,473 लोगों को वीजा मिल पाया, ठीक। फिर 2024 की अगर बात करें तो 24,000, मतलब आप देखो 43,000 से सीधा 24,269 आवेदन हुए। कहाँ 43,860 लोग आवेदन कर रहे थे, अब 2024 में देखिए 24,269 आवेदन हुए और इसमें से 7,105 लोगों को वीजा मिला,
ठीक है। और 2025 में अब तक देखें, अगर आप देखो 25 सितंबर तक देखोगे तो 25 सितंबर तक केवल 14,056 आवेदन हुए और उसमें से सिर्फ 2,144 लोगों को वीजा मिला है। समझ पा रहे हो? तो ये आंकड़े क्या कह रहा है कि धीरे धीरे आवेदन भी कम हो रहा है और वीजा भी कम मिलता जा रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि हमारी जो निर्भरता है, यानी जो भारतीय स्किल्ड लोगों की निर्भरता है, वो H1B वीजा पर कम हुई है। ठीक है। इसका मतलब है कि कंपनियां अब पहले जितने वीजा के लिए आवेदन ही नहीं कर रही हैं, यानी अमेरिका वीजा पर निर्भरता घट रही है। समझ पा रहे हो? फिर ये क्यों घट रही है, निर्भरता क्यों घट रही है वीजा पर? तो ये क्यों घट रही है? अमेरिका में वीजा शुल्क बढ़ गया, आपको पता ही है कि अभी $1 लाख हो गया है। तो एक तो ये कारण है, इसके पहले से भी घट रहा है, तो उसका कारण भी है कि पहले भी चीजें बढ़ रही थी, लेकिन ये अचानक से जो $1 लाख हुआ, ये तो अभी नए आवेदक के लिए, अभी देखना भी है और भी घट जाएगा। अभी H1 वीजा में 2,000 लोग भी जा रहे हैं ना, वो भी कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि $1 लाख कोई दे नहीं पाएगा कि $1 लाख, तो $88 लाख देने के लिए उतने, भाई $88 लाख अगर हम H1B वीजा में खर्च कर देंगे तो कमाएंगे क्या? तो वही चीज है। ठीक है। तो इसको कंपनियों को ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है, इसके लिए अमेरिका में वीजा शुल्क बढ़ गया। तो ठीक, तो कंपनियां इतना पैसा देंगी नहीं कि हम इतना पैसा खर्च करें H1B वीजा के लिए। फिर प्रक्रिया कठिन हो गई है। अब H1B वीजा जो है सरल नहीं रहा, विदेशी कर्मचारियों को लाना मुश्किल हो गया। अब ये कठिन प्रक्रिया हो गई है। ठीक है। अमेरिका में राजनीतिक दबाव भी है, मतलब अमेरिका में जो विपक्षी पार्टियां होती है वो दबाव डालती हैं सरकार पर कि लोकल यानी अमेरिकी नागरिकों को भर्ती किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। फिर नए विकल्प भी आ गए हैं। इसके अलावा नए विकल्प भी आ गए हैं। नए विकल्प क्या है कि जो कंपनियां हैं, IT कंपनियां, वो अपनी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बना रही हैं। अब ये क्या है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर? ये क्या कह रहे हैं, अमेरिका ना जाकर के अलग अलग देशों में, जैसे मान लीजिए ये अमेरिका है तो यहाँ नहीं जाती हैं, यहाँ ना जाकर के बगल के देश यानी मैक्सिको में अपना ग्लोबल सेंटर खोल लिया, यहाँ से अपनी सर्विस देती हैं और यहाँ भेज देती हैं। तो यही चीजें ग्लोबल सेंटर कैसे बनते हैं, इसको समझो कि कंपनियां ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बना रही, यानी अपने ऑफिस भारत, मैक्सिको, कनाडा जैसे देशों में खोल रही है। ठीक है। और यहाँ से अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगी। ठीक। अमेरिका में ही लोकल हायरिंग बढ़ा दी गई है। अमेरिका में लोकल लोग जो ज्यादा लिए जा रहे हैं, तो अब ये क्या कर रही है कंपनियां, अपने मतलब आस पड़ोस के देशों में एक ग्लोबल सेंटर बना करके यहाँ सर्विस प्रोवाइड करा रही है। ठीक है। फिर दूसरा एक कारण ये भी है कि AI और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके कम लोगों से ज्यादा काम करा रही है। कौन सी कंपनी? अमेरिकी कंपनियां। तो H1B वीजा स्वाभाविक घट जाएगा। ठीक है। क्योंकि AI आ गया और प्लस ऑटोमेशन सिस्टम आ गया, तो उससे जो क्या होगा कि जो काम 10 लोग करते थे, अब वही काम 1 लोग या 2 लोग मिलकर कर लेंगे। ठीक। फिर कंपनियां और भारत पर असर क्या होगा, H1B वीजा जो घट रहा है इसका असर क्या होगा? कंपनियों का मुनाफा यानी प्रॉफिट मार्जिन घट सकता है, क्योंकि वीजा का खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है। $1 लाख तक खर्चा बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, कंपनी का कहीं ना कहीं लाभ कम हो जाएगा, क्योंकि वो इतना पैसा इसी पे दे देंगी H1B वीजा पर। मान लीजिए उनको जो है 10 लोग चाहिए होंगे, तो 10 लोगों पर ये जो है $88 लाख प्रति H1B वीजा पर खर्च करेंगे, तो 8 से 10 करोड़ लोग ये इसी पे खर्चा कर देंगे। 8 से 10 करोड़ रुपए कोई कंपनी है, मान लो भारतीय कंपनी है, तो 8 से 10 करोड़ रुपए 10 लोगों के लिए खर्चा कर देगी, तो उसका मुनाफा स्वाभाविक घट जाएगा। पर दूसरी तरफ भारत में नौकरी के नए अवसर बन सकते हैं, लेकिन इसका एक अच्छा लाभ ये होगा कि ठीक है, H1B वीजा पर निर्भरता कम हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, जो स्किल्ड लोग हैं वो भारत में ही रहेंगे। तो भारत में रहेंगे तो इससे नए अवसर बन सकते हैं। जो स्किल्ड लोग हैं, हो सकता है कोई कंपनी खोल दे भारत में। ठीक है। क्योंकि उन्होंने कंपनी अमेरिका जैसे देश में अपनी कंपनी में सेवाएं दी है, तो यहाँ भारत में उनके लिए आसान है चीजें, क्योंकि भारतीय नागरिक है। तो यहाँ एक कंपनी अगर खोल दी तो उसमें 10 वर्कर और हो सकते हैं। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर ये H1B वीजा पर निर्भरता कम होती तो इसका फायदा भारत को ही एक तरह से होगा। कंपनियों को नुकसान तो होगा ही, लेकिन भारत को भी फायदा हो सकता है। क्या होगा कि भारत में नौकरी के नए अवसर बन सकते हैं, क्योंकि काम वापस भारत शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। अगर अमेरिका ने सॉफ्टवेयर पर टैरिफ यानी 10 से 25% भी लगा दिया, तो भारत के IT सेक्टर बहुत बड़ा झटका लगेगा। मतलब कहने का कि अगर अमेरिका, अभी जैसे आपने पता होगा कि टैरिफ अमेरिका बार बार लगा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, भी आपको पता होगा 100% टैरिफ किस पे लगा दिया है, दवाइयों पर। ठीक। तो अगर दवाइयों पर टैरिफ लगा रहा है अमेरिका, तो इससे क्या होगा कि जो भारतीय दवाइयां वो अमेरिका में बहुत महंगी हो जाएंगी। तो ठीक उसी तरीके के अगर सॉफ्टवेयर में टैरिफ लगा दिया 10 से 25%, तो इससे क्या होगा, जो IT सेक्टर की कंपनियां उनको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ठीक। फिर सरल निष्कर्ष समझते हैं कि ये इसका निष्कर्ष क्या होगा जो घट रहा है, कि भारतीय IT कंपनी अब अमेरिका भेजने के लिए H1B वीजा पर कम निर्भर होंगी। स्वाभाविक है कि जब जो है चीजें महंगी हो जाएंगी, जटिलता हो जाएगी, नियम कठोर हो जाएंगे, लोग अब वहां के राजनीतिक दबाव बढ़ जाएगा, तो स्वाभाविक है कि H1B वीजा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक। उस पर निर्भरता कम हो जाएगी भारतीय कंपनियों की। फिर वो क्या करेंगे, ये कंपनियां ज्यादा काम भारत, कनाडा, मैक्सिको जैसे देशों में संभालेंगी। मैंने आपको बताया ना GC, ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ठीक है। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ये है। ठीक। तो ये ज्यादातर कहाँ खोल दिए जाएंगे, भारत, कनाडा, मैक्सिको जैसे देशों में ही ये लोग अपनी चीजों को संभालेंगे, तो H1B वीजा स्वाभाविक कम हो जाएगा। फिर इससे भारत में IT सेक्टर की भूमिकाएं और GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी ग्लोबल ऑफिस और मजबूत हो सकते हैं। इससे किससे, H1B वीजा की निर्भरता से कम होने से।
लेकिन अगर अमेरिका ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाया तो ये भारत की आईटी सेक्टर के लिए बड़ी चिंता होगी। वही मैंने निष्कर्ष चीज़ें लिख दी हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो ये पूरा H1B वीज़ा के बारे में जानकारी थी, और हो सकता है यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ ले और H1B वीज़ा का एक टाइम लाइन भी याद रखना है। H1B वीज़ा कितने वर्षों के लिए जारी होता है? 6 यानी 6 वर्षों के लिए ही जारी होता है। तो एक जो है प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है H1B वीज़ा के बारे में, तो आप ध्यान रखना कि ये 6 वर्षों के लिए जारी होता है। और कौन जारी करता है? अमेरिकी सरकार या अमेरिकी गवर्नमेंट। अब किनको जारी किया जाता है? ये जो बाहर है, मतलब भारत केवल भारत नहीं है, ठीक है, उसमें चाइना भी है, भारत भी, लेकिन भारत के लोग ज़्यादा जाते थे अमेरिका, तो इसलिए भारत ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है। तो ये 6 वर्षों के लिए जारी किया जाता है और विदेशियों के लिए जारी किया जाता है अमेरिका के द्वारा, और ये एक वर्क वीज़ा है। और इसका आपको पता ही हो H1 वीज़ा क्या था, मैंने सारी चीज़ें उदाहरण से सब कुछ बता दिया। फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट किया कीजिए ताकि हम उसको सही से समझा पाएँ। और हमारी जो सीरीज है उत्तर लेखन की, वो ऐसे लगातार चलती रहेगी। अभी हम लोग जो है PCS, जो यूपी PCS है, उसकी तैयारी में जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो वीडियो थोड़ी लेट हो रही है, तो उससे आप परेशान मत होइएगा। और जो हमारा करंट है, मैंने आपको बताया 22 सितंबर तक करंट करा दिया था। उसके बाद जो 23 सितंबर से जो करंट है वो हम लोग वीकली सोच रहे हैं कि वीकली आपको प्रोवाइड करा दें, ठीक है। तो वीकली करंट अफेयर आपको जो है 23 सितंबर से मिल जाएगा, 23 से पूरा 30 तक, ठीक, या 29 तक, या जो है 29 तक ये आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो वीकली करंट अफेयर ये हो जाएगा 7 दिन का, तो आप करंट अफेयर से निश्चिंत हो जाएंगे। और मैं जो है काम कर दूंगा आप लोगों के लिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। हम लोग जो क्या करने वाले हैं कि जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, जैसे ये H1B वीज़ा चर्चा में था, H1B वीज़ा, ठीक है, तो इसको हमने कवर कर दिया। इसी तरीके अभी फिलिस्तीन का मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में है, आपने देखा होगा फिलिस्तीन का मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो फिलिस्तीन के मुद्दे को भी हम लोग इसी तरह कवर कर लेंगे डिटेल में। इसके अलावा जो है अगर देखोगे बाढ़ वाला मुद्दा, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि बाढ़ वाला मुझे मुद्दा कवर करना है, उसके लिए भी। इसके अलावा जो बादल फटने की प्रक्रिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि अपने भारत में कई जगह बादल फटने की प्रक्रिया हुई है, तो बाढ़, बादल, फिलिस्तीन का मुद्दा, H1B वीज़ा मुद्दा, तो इस तरह मुद्दे हम बीच बीच में कवर करते रहेंगे ताकि आपको जो विशेष मुद्दे वो कम से कम डिटेल में पता रहें। तो फिलिस्तीन का मुद्दा भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन की एक महासभा कहाँ पे चली? न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो महासभा में जो है इसी फिलिस्तीन वाले मुद्दे की चर्चा काफ़ी हुई है। तो फिलिस्तीन वाले मुद्दे को हम अगले सेशन में अच्छे से कवर कर लेंगे। और बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, और यहीं तक रखते हैं दोस्तों। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट किया कीजिए, और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, टेलीग्राम हमारा जो चैनल है उसको भी जरूर ज्वाइन किया कीजिए ताकि हमको जो इससे पता चले कि हम जो चीज़ें सही करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।